जय माता दी। आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूं रोहित भट्ट। जैसा कि आप जानते हैं द राइट कन्वर्सेशन में आपकी मुलाकात नई शख्सियतों के साथ कराते हैं। उसी सिलसिले में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत हमारे साथ हमारे बीच में है जावेद कुरैशी जी, जो कि एक सीनियर लीडर बीजेपी के हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका द राइट न्यूज़। थैंक यू सर, थैंक यू। जावेद जी, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अभी जो कुछ दिन पहले महबूबा जी ने जो स्टेटमेंट दिया था अफगानिस्तान को लेके, इनडायरेक्टली हिंदुस्तान को, भारत को धमकाया था, उसके बारे में क्या कहना है आपका? मैं समझता हूँ इसका दिमागी तवाज़ुन अब ख़राब हो चुका है, क्योंकि इन्होंने 30 सालों से हुकूमत की है, वज़ीर आला की कुर्सी पे रहे हैं, करोड़ों फंड्स खाए हैं, आतंकवाद अलगावाद को बढ़ाया है कश्मीर में और निहत्ते लोगों का कत्लेआम करवाया है वहाँ पे। हालात 6 मंथ जब भी इक़्तिदार होता था तो हालात बंद ही रहते थे, वहाँ पे कैलेंडर्स रहते थे। अब ये सोच रहे हैं कि हमारी दुकानें तो बंद कर दी नरेंद्र मोदी जी ने, अब हम क्या करें। जब से 370 ख़त्म हुआ और इनके पार्टी में एक बंदा भी नहीं है, वो चले गए। अल्ताफ़ बुखारी साहब ने कुछ लोगों को लिया और फिर कुछ लोग तो बचे हुए थे, उनको सजाद साहब ने लिया। जो इन्होंने 30 सालों से कत्ल गारत का माहौल बनाया था, सच्चाई ये है कि इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। मगर देश के लोगों को सोचना चाहिए, पार्टियों को छोड़ के ऐसे देशद्रोही बयानों के खिलाफ, ऐसे फ़िरका परस्त के लीडरों के खिलाफ एहतिजाज होना चाहिए और मांग होनी चाहिए कि ये जेल हो जाए या इनका बिस्तरा गोल करके। देखो, ये सियासत का मामला नहीं है, किसी पार्टी का मामला नहीं है, बीजेपी का मामला नहीं है, कांग्रेस का मामला नहीं है और किसी, ये हमारे देश का मामला है, ये हमारी सिक्योरिटी का मामला है। जब हमारा देश है तब हम हैं, क्योंकि देश में हमारी सेना जो बॉर्डरों पे हमें सुरक्षा दे रही है और वो माँ बाप जानते हैं जिनके बच्चे शहीद हो रहे हैं, वो उनसे आप पूछ लीजिए, इनको क्या पता है। इन्होंने तो 30 सालों से आराम करके घी की रोटियां खाई है। हिंदुस्तान के नाम पे, हिंदुस्तान के आईन का हलफ उठा के इन्होंने हर वक्त हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ कि इसको चाहे कि वो अफगानिस्तान में चले जाए और तालिबानियों के साथ कुछ देर ज़िंदगी गुजारें, फिर आ जाएं और हिंदुस्तान की मिट्टी को ये चूमेगी और सल्यूट करेगी। जी जावेद जी, जैसे अभी आपको पता है कि एक माहौल सा बन रहा है इलेक्शंस का, तो आपको क्या लगता है इस, अगर इलेक्शन, असेंबली इलेक्शंस होती हैं तो कश्मीर में बीजेपी की कितनी सीट्स आ सकते हैं? देखो, अगर आपने देखा होगा इन 2 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही बड़ा रोल निभाया वहाँ पे और बहुत बड़ा ग्रोथ किया है। हर तरह से हर हफ्ते, हर महीने में हज़ारों लोगों की तादाद में भारतीय जनता पार्टी के साथ ज्वाइन करते हैं और वहाँ हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, भारत माता की जय के नारे लगते हैं, बहुत बड़ी बड़ी रैलियाँ निकलती है। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की आवाम अब समझ गई है और भारतीय जनता पार्टी को इस बार इस इलेक्शन में, खासकर असेंबली इलेक्शन में, कमल वहां पक्का खिल जाएगा। जी बात करते हैं कश्मीरी हिंदुओं की, कश्मीरी पंडितों की। जब माइग्रेट होकर उनको 1990 में वहाँ से निकलना पड़ा, थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहता हूँ मैं कि वह उस समय आपको लगता है कि अगर वहाँ के अवाम, वहाँ के लोग उनके साथ होते तो शायद वो माइग्रेशन नहीं होती। और मेरा आगे भी सवाल है कि ये लगता है कि आपको कि अगर एक बार वहाँ की आवाम इस बारे में माफ़ी मांगे और इस चीज़ को कन्फेस करे कि हाँ गलत हुआ है, तो कितना सही होगा? नहीं, ये सही बात है, आपका कहना दुरुस्त है। मैं भी उस वक्त उतना बड़ा नहीं था, छोटा था। मैं समझता हूँ कि उस वक्त पूरे देश ने रोया होगा जब कई लोगों को, पंडितों को कत्ल किया गया, कहीं को कील ठोके गए और हर जगह से आवाज़ निकलती थी, इनको निकालो यहाँ से, अब यहाँ पे निज़ाम मुस्तफ़ा चलेगा। ये सच्चाई है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैं समझता हूँ कि हम तब से बिल्कुल अधूरे हैं और उस टाइम एक माहौल हुर्रियत के लीडरों ने, सियासी लीडरों ने, पाकिस्तान के कुछ दलालों ने एक ड्रामा बनाया था मज़हब की आड़ में लेके। उस टाइम पे लोग कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि इतनी दहशतगर्दी थी। मेरे ख्याल में हर गाँवों में 100-100, 150-150, 200 निकलते थे। वहाँ पे बात करना बहुत ही, मगर मैं समझता हूँ कि हर एक कश्मीरी को दुख है
इससे कि हम अधूरे हैं और जो उस वक्त हुआ वो गलत हुआ। मगर ये भी सही बात है, अगर मरते तो कितने लोग मरते। तो मेरे ख्याल में उस वक्त सबको निकलना चाहे और इन फिरक परस्तों को उसी वक्त मुंह तोड़ जवाब देना चाहे। बहरहाल कुछ मजबूरियां भी होती है, मैं तो ये नहीं कह सकता हूँ। मैं ये समझता हूँ, मैं इसको उस दिन को हर टाइम पे ब्लैक डे के दिन पे मनाता हूँ। मैं समझता हूँ कि कश्मीर तब तक अधूरा है, कश्मीर में तब तक कोई अमन की फिज़ा नहीं रहेगी जब तक हमारे पंडित बरादरी के लोग वहाँ नहीं बसेंगे और सिक्योरिटी के बगैर बसेंगे। जी जी, आपने बात की कश्मीर में जो आज हालात हैं, हम नए कश्मीर के बारे में बात करेंगे। हमने भी देखा अभी 15 अगस्त के दिन जो कश्मीर में माहौल बदला है, हर घर में, हर ऑफिस में तिरंगा लहराया है। और इस नए कश्मीर के बारे में आपका क्या विचार है? मैं समझता हूँ कि ये अगर पहले से इन सियासी पार्टियों ने किया होता तो आज कश्मीर स्विट्ज़रलैंड से बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी होता और अमन का माहौल भी होता, मगर ये चाहते नहीं थे। अब ऊपर वाले ने फैसला किया, वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को इस कुर्सी पे बिठाया और मेरे ख्याल में किसी मजलूम की आवाज़ चली होगी, वो मेरे किसी पंडित भाई की आवाज़ होगी या और किसी मजलूम जिस निहत कश्मीरी को मारा होगा इन्होंने, या किसी माँ की दुआ वहाँ पे अर्श पे गई होगी और वज़ीर आज़म हिंद नरेंद्र मोदी जी को ऐसा मौका मिला और कश्मीर के नौजवान बच गए कत्ल गारत से। और जो आज माहौल चल रहा है जम्मू कश्मीर में, ये क्रेडिट बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है, इन फिरक परस्तों को नहीं जाता। अगर इन्होंने भी ऐसा काम पहले 30 सालों से किया होता, आतंकवाद को इन्होंने बढ़ाया, अलगावाद को इन्होंने, हुर्रियत लीडरों को ये तो कभी जेल नहीं भेजते थे। ये हकीकत में इनको कहते थे आप तो कैलेंडर करो क्योंकि हम फंड्स लाएंगे, वो हमारे जेबों में चला जाएगा। ये बहुत बड़ी अफसोस की बात रही है, मगर मैं समझता हूँ अब इनकी ज़मीन खिसक चुकी है वहाँ पे। जी जी, बात करते हैं डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी एक्ट जो अभी लागू हुआ है, जिसमें कश्मीरी पंडितों को ये बोला गया कि अगर किसी की प्रॉपर्टी है उनको वापस दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है, जो लोग वापस नहीं देंगे तो उनको उसकी सज़ा देनी चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक्ट अभी रिसेंटली एलजी साहब ने अनाउंस किया है? ये सही बात है। देखो, इसमें पहले भी एक असम्बली में एक ऑर्डर पास हुआ था उस टाइम पे जब वो ज़मीन भेज रहे थे। मैं समझता हूँ करोड़ों, ये तो ज़मीन की बात ही नहीं है, हमारे जज्बातों की जात है। जो बच्चे वहाँ पे पैदा हुए, वो उस माहौल में चल रहे थे, वो कहाँ से हम दे देंगे, वो कौन सी सरकार दे देगी। मगर एक उम्मीद जाग चुकी है, जिनके पास ज़मीन है, जिन्होंने उस वक़्त वो पत्थर के भाव में ले लिया है, ये सही बात है। अगर आज वो ज़मीन हम देखें, वो करोड़ों के हिसाब में है, मगर जो हमारे लोग यहाँ माइग्रेंट है, उन्होंने वहाँ से आके कितने सफ़र उठाए, किस धूप में रहे, कहाँ टेंटों में रहे, वो फैमिलियाँ जानती है, जिनको मेरे ख्याल में, मुझे कई पंडितों से वाबस्ता है, मैं जाता हूँ इनके पास, कई लोगों को सांपों ने काट दिया उधर उन बैंकरों में। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा होगा कि इनकी ज़मीन वापस मिल जाए, ये तो सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ कि वो कुछ गलतियाँ तो वो धुल जाएंगे इन चीज़ों से। मैं समझता हूँ हमारे गवर्नर साहब ने बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है और मैं उन लोगों से अपील करता हूँ जिन्होंने उस वक़्त ये सोचा था कि ये कभी वापस नहीं आएंगे, हम 10,000 में ले लेंगे। अगर एक कुनाल ले रहा हूँ तो 10 कुनाल का कब्ज़ा करूँ। अगर मकानों को लूटा गया, अगर इनके टीवी फ्रिज लूटे गए, सबसे उस टाइम पे मेरे ख्याल में कश्मीर वैली में अगर टीवी किसी के पास होता था, वो पंडित के पास होता था। अगर एजुकेशन थी, हमारे टीचर्स थे, वो पंडित थे। अगर कोई ग्रेजुएट वहाँ उस टाइम पे, मैं बोलता हूँ मैटिंग की बात करता हूँ, उस टाइम पे कश्मीरी लोगों के घरों में वो मैटिंग नहीं होती थी, चटाई होती थी, घास की चटाई होती थी। मगर अगर आपने देखा होगा पंडित, मैं छोटा था, कहीं टीचर थे हमारे, हम जाते थे इनके घरों में। मैं समझता हूँ जितना नुकसान उस टाइम पे हुआ उसकी तो भरपाई नहीं होगी, मगर जो बचा कुचा है वो तो मिल जाएगा, तो ये तो बहुत खुशी की बात होगी। जी, मेरा अगला सवाल ये होगा कि जैसे कि आप गुपकार अलायंस की बात करेंगे, उनकी आज भी मीटिंग थी और उसमें ये फिर से वही राग अलापा जा रहा है 370, 35।
जी। इन्होंने डीडीसी इलेक्शन में गुफ्कार अलायंस बनाया था 370 को वापस लेने के लिए। अवाम को अब पता चल चुका है 370 सालों के बाद भी नहीं आ जाएगा, ये इनके बस की बात नहीं है। वो गया कश्मीर से, वो ख़त्म हो चुका है। अब फिरक परस्तों की कोई वहाँ पे 370 नहीं आएगा। दूसरा, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ पिटिशन दायर की थी, वो देखेंगे भाई। आप अगर आपको हकीकतन जम्मू कश्मीर के अवाम से, खासकर कश्मीरी नौजवानों से अगर प्यार है आपको, आप अमन की बात करो, आप इसको आगे बढ़ाएं, आप वो माहौल क्रिएट करें वहाँ पे जिससे अमन कायम हो, जिससे हम रात के 12 बजे भी घूम सके, हमारी माँ बहनें किसी को कोई दिक्कत न हो, या किसी को कोई दूसरे ड्रग्स में फंसाए न, या और आतंकवादी कोई ऐसा बच्चा ज़ाया न हो हमारा। मगर इनका मकसद है कि यहाँ टेररिज्म रहे, हमारा इक़्तिदार तब ठीक है, हमारे जो हमने जो घोटाले आज तक किए इन पे पर्दा रहेगा। ये इसलिए ये करते हैं, कभी 370 की बात करेंगे, कभी अफ़गानिस्तान की बात करेंगे, कभी वहाँ पाकिस्तान की बात करेंगे। मैं समझता हूँ अभी इनकी ज़मीन खिसक चुकी है। अब ये बौखलाहट में अब देखते हैं कितने देर तक रहेंगे। अब आने वाला इलेक्शन भी है, देखा जाएगा इनको। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि करप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी के मोदी सरकार या उनके आने से पहले जम्मू कश्मीर के हालात जो थे करप्शन के मामले में देखा जाता है तो हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर आता था। आज की डेट में आपको लगता है कि मोदी सरकार जी की वजह से जो भी स्कैंडल सामने आ रहे हैं, रिसेंटली अभी 25 एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो सैलरी ले रहे थे जो कि थे ही नहीं, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, ये वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये वो फिरक परस्त लोग हैं, इन्होंने इतने घोटाले किए हैं कश्मीर में जो आज तक किसी को मालूम ही नहीं थे। आप एक चीज़ मुझे बताएं, पाकिस्तान में हिंदुस्तान को धमकी देता है हाफिज सईद, उसका बेटा यहाँ 50-60 हज़ार सैलरी लेता है और मेरे ख्याल में बाप को भी बेचता होगा। देखो, काम इन्हीं लोगों ने इनको लगाया, ठीक है। जो सिलेंडर पॉलिसी एक बार उमर साहब ने निकाली थी, जो पाकिस्तान से वापस आ जाएगा फिर इसको 20 लाख दिया जाएगा, फिर इसको नौकरी दिया जाए। मुझे बताओ, इससे आतंकवाद बढ़ेगा या कम हो जाए? इससे बढ़ जाएगा। अगर हम ये सोचें, मेरा बच्चा है, इसने पीजी किया है, वो बोल रहा है नौकरी तो नहीं मिल रही है डैडी, क्या करूं? मैं बोलता हूं जाओ भाई पाकिस्तान, मगर जिंदा वापस आ जाना, गन हिंदुस्तान को दे देंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी, 20 लाख केस मिल जाएंगे। मुझे बताओ आतंकवाद कितना बढ़ेगा? ये बढ़ जाएगा। अगर किसी पथराव वाले को बोलेंगे आपको नौकरी दीजिए, तो हर दिन पथराव ही होगा। भाई, अगर इनके ऊपर लगाम लग जाएगी, जो आने वाले बच्चे हैं ये सही दिशा में चल जाएंगे, ये मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे और डॉक्टर्स बनेंगे, आईपीएस ऑफिसर्स बनेंगे। मैं समझता हूँ जो भी आज फैसले लिए जा रहे हैं, ये आज से 30 साल पहले इन सियासतदानों को लेने चाहे, मगर इन्होंने नहीं लिए। हकीकत है, इनको इक़्तिदार चाहिए, इनको अवाम की ज़रूरत नहीं है, इनको जम्मू कश्मीर की अवाम की, इनको देश से प्यार नहीं है, इनको तिरंगे से प्यार नहीं है, इसलिए ये बौखलाहट में है। भाई, ऊपर तो कोई इनकी नज़र रखकर है जो इनकी हर एक चीज़ को नोटिस करता है। जी, ये थे जावेद कुरैशी जी, जिनका कहना है कि नया कश्मीर, नया जम्मू कश्मीर की बात हुई। कैमरामैन अमित के साथ मैं रोहित भट्ट। देखते रहिए द राइट।